चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिस देश की वाह। मिट्टी की संस्कृति में आध्यात्मिक जीवन शैली की महक आती हो, जहाँ की भाषा, जहाँ के भाव, बच्चियों में देवियों का रूप और बच्चों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करते हो, उस देश की शिक्षा, उस देश की संस्कृति पूजनीय है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के आधिकारिक चैनल पर मैं क्षितिज कुमार हृदय तल पर खिले हुए पुष्पों से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। सर, आज के जनसंवाद के कार्यक्रम की शुरुआत, शाम की चर्चा की शुरुआत में श्री सतीश पांडे सर से आग्रह करूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कर्मचारियों के विषय में अपनी बात रखने का कष्ट करें। प्रणाम साहब। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के इस प्लेटफॉर्म पर हम सबके बड़े प्रिय और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे बड़े भाई डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं अपने इस उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के चैनल पर। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आपने इतने अमूल्य समय में से थोड़ा समय हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आपने आना यहाँ पर स्वीकार किया। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि समय की आज आपके पास बहुत ज़्यादा कमी है। मैं चाहता भी यही हूँ कि समय की परिधि के भीतर रह कर के ही अपने कर्मचारी समाज की कुछ बातों को आपके सामने ला सकूं, आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं और आपसे उनका निराकरण का आश्वासन भी पा सकूं। मान्यवर, जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं और उस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस योगदान के तहत सरकार ने पंचायत चुनाव संपन्न कराए। पंचायत चुनाव में बहुत सारे शिक्षकों की मृत्यु हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन शिक्षकों के मृतक आश्रितों को अनुग्रह राशि स्वीकृत करी है, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि शिक्षकों के अलावा राज्य कर्मचारियों का भी तमाम सारा वर्ग जो शासकीय कार्य संपादित करने हेतु कोरोना काल में अपने कार्यालय आया, वहां संक्रमित हुआ और संक्रमित होने के कारण उसकी जान चली गई। ऐसे लोगों के आश्रितों को भी उस अनुग्रह राशि देने में शामिल किया जाए। मेरा ये आपसे बड़ा विनम्र अनुरोध है, क्योंकि वो भी सरकार के ही कार्य को संपादित कर रहे थे। यदि ऑफिस बंद होते, वो न आए होते तो संक्रमित न होते और उनकी जान न जाती। तो उनको भी उसी श्रेणी में ला करके मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा मानवीय पहलू है, अनुग्रह राशि उनको भी दिलाने की कृपा की जाए। ये हमारा एक माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बड़ा विनम्र निवेदन है। दूसरा, हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारी जान भी गई हमारी और हम धैर्य का परिचय लगातार देते चले आ रहे हैं। अब स्थितियां ये हो गई है कि हम महंगाई भत्ते की चौथी किस्त दे होने वाली है, यानी 3 भी हमारी बकाया है। आपने संकट के समय जब हमसे जिस प्रकार का सहयोग चाहा, पिछले वर्ष प्रदेश के एक एक कर्मचारी ने बिना आपके आह्वान के अपनी इच्छा से अपने वेतन से एक एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में दिया। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में 3 डीए की किस्तें रोकना भी मैं समझता उचित नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि ये हमारी डीए की किस्तें भी रिलीज करवाने की कृपा आप करेंगे। एक बहुत मानवीय पहलू है सब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का। आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं 7,000 8,000 में, और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी उतना ही काम करते हैं जितना एक नियमित कर्मचारी काम करते हैं। जब हम 50,000 60,000 70,000 वेतन पा करके
अपने परिवार का उचित भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, तो वो 8,000 और 10,000 पाने वाला आउटसोर्सिंग का कर्मचारी किस प्रकार से कर रहा होगा, इसके विषय में कोई एक नीति का निर्माण होना चाहिए सरकार के स्तर पर कि इनको हम कितने दिनों में रेगुलर करेंगे या क्या करेंगे। कुछ एक नीति का निर्माण होना चाहिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी। आज जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग के तमाम सारे कर्मचारियों ने हमसे निवेदन किया है कि हमारी बात को माननीय उप मुख्यमंत्री जी बड़े सहृदय व्यक्ति हैं, उनके सामने ये प्रश्न आप जरूर उठाने का कृपा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपका मानवीय ध्यान इस ओर भी जाए। एक और है कि तमाम सारी वेतन समिति की सिफारिशें 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद, उसके बाद तमाम सारे वेतन विसंगतियां थी। उन वेतन विसंगतियों को लेकर के उनके चेयरमैन से प्रतिनिधिमंडल हमारा मिला, चाहे वो हमारे लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के कर्मचारी हों, चाहे हमारे लैब टेक्नीशियन हों, चाहे हमारे और भी पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम सारे ऐसे हैं जो वेतन विसंगतियां हैं जिनका निराकरण करना बहुत लाजमी है, लेकिन एक लंबे समय से वो केवल फाइलें पड़ी हुई हैं और उनका कुछ हो नहीं पा रहा। दो चीजें और मैं सिर्फ रख करके अपनी बात को विराम दूंगा कि एक 2017 में लगातार पिछले बजट में भी हमारे लखनऊ के MLC साहब आए थे, उनसे मिलने के और ये आपके संज्ञान में भी है कि एक 2017 में शासनादेश हुआ था जिसमें शिक्षा मित्रों और अनुदेशक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाए जाने की ये अच्छी बात है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया गया, लेकिन अनुदेशक शिक्षकों का मानदेय आज तक नहीं बढ़ाया गया। जबकि एक ही शासनादेश में था, अभी मैं आपका एक कहीं से वीडियो देख रहा था जिसमें आपने एक कमेटी का गठन किया। तो अगर उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई हो, अगर ना आई हो तो उसको यथाशीघ्र मंगवा करके और इन अनुदेशक शिक्षकों का भी मानदेय बढ़ाने की कृपा करेंगे तो हमारे अनुदेशक शिक्षक भी बड़ा लाभान्वित होंगे। और अंतिम बात कह करके अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक हम लोगों की बहुत पुरानी समस्या है जिसके लिए बराबर संघर्ष चलता चला रहा है, पुरानी पेंशन बहाली। पुरानी पेंशन जब हमारी थी तो हमारा हर कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद एक अच्छा महसूस करता था कि नहीं, हाँ, हम सेवानिवृत्ति के बाद बुढ़ापा हमारा अच्छे से कटेगा। लेकिन 2005 के बाद जो हमारे युवक भर्ती होकर के आ रहे हैं उनका बुढ़ापा किस प्रकार से कटेगा ये अभी किसी को कुछ पता नहीं, भविष्य के गर्भ में है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात कही है कि पेंशन देने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि राज्य कर्मचारियों या केंद्रीय कर्मचारियों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार देना। तो मैं इस विषय पर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना कीमती समय हमको दिया, और एक बार पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दिनेश शर्मा सर से कहूंगा कि सर कुछ टिप्पणी करेंगे आप सतीश पांडे सर की बात। नहीं, मैं बोल के इसलिए अनुमति चाहूंगा कि एक वर्चुअल मीटिंग मेरी ऑल इंडिया है और उसमें मुझे बंगाल के प्रकरण पे हम सब वरिष्ठ लोगों के बीच में इम्पोर्टेंट वार्तालाप है, उसमें हमको सम्मिलित होना होगा। फिर हमारे सुशील कुमार बच्चा जी का विशेष आग्रह था कि मुझे आज ही सम्मिलित होना है। मैं आप जानते हैं बच्चों से बहुत डरता हूँ। आदरणीय सतीश जी हमारे पुराने सहयोगी मित्र और कई बार से जवाहर भवन के अध्यक्ष रहे हैं। आदरणीय सुशील बच्चा जी, हालांकि इनको मैं तब से जानता हूँ जब और आदरणीय क्षितिज कुमार जी, और सबसे बाद में मैं सबसे वरिष्ठ और जिनको मैं बहुत ही सम्मान के साथ और जिनको मैं लखनऊ की निधि मानता हूँ, ऐसे हमारे आदरणीय सर्वेश कुमार अस्थाना जी,
जो एक श्रेष्ठ हास्य व्यंग कवि भी हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इन सबसे बढ़ के एक अच्छे इंसान भी हैं। आज आपकी संगोष्ठी में इतने सारे लोग हैं, मैं सबको उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मेरी बहुत समय से ये इच्छा थी कि मैं आप सबके समक्ष आऊं। आप जानते हो कि कोरोना के संक्रमण ने मुझे भी ग्रसित किया और मुझे काफी लंबे अरसे तक हॉस्पिटल में अपनी पत्नी के साथ, वो भी भर्ती थी, मैं भी भर्ती था, मेरे परिवार के अन्य लोग भी भर्ती थे और काफी संक्रमण की मार झेलने के बाद मैं भी कुछ समय पहले ही घर आया हूँ और अभी कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा सम्मिलित होने की इच्छा रखते हुए भी कुछ संयम बरतने की आवश्यकता मुझे पड़ती है। आप सब के बारे में मैं बहुत पहले से अवगत हूँ और मैं जानता हूँ कि आपका संघर्ष इन सारी चीजों के लिए रहा है। समय समय पर आपके सहयोग में मैं रहा भी हूँ और बहुत सारी चीजें सरकार से मनवाने में मैं पहले भी सहायक रहा हूँ और अभी भी आपके डाकिये की तरीके से काम करूंगा। आपका संदेश लेकर मैं संदेश वाहक बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और संबंधित विभाग के लोगों को इन बातों को जरूर कहूंगा। ये महंगाई भत्ता किस्त क्यों रुकी हुई है, किसके पास रुकी हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को किस प्रकार से और प्रोत्साहित किया जा सकता है उसके लिए जो यहाँ पर हमारे जो कर्मचारी जिनके दिवंगत हुए हैं उनके बारे में सरकार का तो एक स्पष्ट मत है, तो इस सब के जो वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। उसका जियो भी है और हम लोगों ने कई जगह पर उनकी भर्ती भी कर दी है और क्या उनको सहायता हो सकती है इस सरकारी स्तर पर अभी विचाराधीन है। और वेतन समिति की सिफारिशों के बारे में कह सकता हूँ इस समय जो कोरोना का संक्रमण काल है, महामारी का समय है, उसने उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रहार किया है। हमारे जो कलेक्शंस थे, जो आय के साधन थे सरकार के टैक्स के रूप में, वो भी बाधित हुए हैं क्योंकि रोजगार व्यापार काफी समय से पिछले 2020 से बंद चल रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या हो सकता है इसके संदर्भ में हम लोग जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे। वेतन विसंगति के बारे में मैं बात कर लूंगा चीफ सेक्रेटरी जी को और आपके प्रतिनिधि से जाके वार्ता करके क्या इसका हल निकल सकता है। इसमें तो काफी कुछ काम भी हुआ है, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कई विभागों में सफलतापूर्वक संपादित भी हो चुका है। फिर भी अगर आपसे संबंधित कुछ विभाग रह गए हैं तो मैं मुख्य को कहूंगा कि इन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए आपके साथ बैठक कर लें। इसके अलावा जो आपने शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के बारे में कहा है, वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में कहा है, मैं अध्यापक हूँ और अध्यापकों की व्यथा को मैं बहुत समझता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मैं व्यथा पूर्वक रहा, तदर्थ शिक्षकों को कैसे मैं उनके बारे में सकारात्मक सोच रखूं, इसका मैंने पूरा प्रयत्न किया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जैसा निर्णय है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई चल रही है। आगे क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम लोग चिंतन मनन करेंगे। शिक्षा मित्रों के बारे में, अनुदेशकों के बारे में, हालांकि शिक्षा मित्रों के बारे में ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट का आया था उनके सेवा से मुक्ति का, लेकिन हम लोगों ने सेवा से मुक्ति नहीं करी और उनको एक निश्चित मानदेय पर अभी काम करने के लिए रखा गया है। उनको 60 साल तक की अवस्था तक वो काम कर सकें। जो महिला वो हैं शिक्षा मित्र हैं, उनके लिए भी छुट्टी अवकाश या सभी के लिए अवकाश की अवधि में उनको निश्चित दिया जाने वाला जो गर्भावस्था में या जो और भी छूटें हो सकती थी, कई प्रकार की उसमें दी भी गई हैं। अनुदेशकों के बारे में कई जो प्रार्थना पत्र हैं, प्रत्यावेदन है, वो मिले हैं
मैं उनको माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मैं बात करूंगा खुद से, और उनको वो सारे प्रत्यावेदन में उनको समर्पित करूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में कि वो वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में क्या कर सकते हैं, उनके अनुदेशकों के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में क्या सरकार की भूमिका हो सकती है, इस बारे में निश्चित रूप में हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन मैंने जैसा बताया कि शिक्षा मित्रों को हम लोगों ने बेरोजगार नहीं होने दिया। ये बात अलग है कि उनका उनको पैसा जो मिलता है वो पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी हमने उनको सेवा से अलग विलग नहीं किया, और आगे क्या उनका हम कर सकते हैं इस बारे में निश्चित रूप में बेसिक शिक्षा विभाग को हम ऐसे संदर्भित करेंगे कि वो उस पर विचार करें। पुरानी पेंशन जरूर एक हमारे लिए एक ऐसा विषय है जिस पे प्रदेश स्तर पर अब निर्णय लिया जाना हमारे लिए एक मुश्किल सा काम है। बंगाल को छोड़ के पूरे देश में नई जो पेंशन विधि है वो लागू है, और उसमें तमाम सहूलतें केंद्र सरकार ने और बढ़ाई है। उसमें जो अंश है केंद्र का वो भी बढ़ा है, और मुझको लगता है कि धीरे धीरे जिन विसंगतियों की शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयत्न केंद्र भी कर रही है, और प्रदेश भी इसमें सहभागी बनेगा। आप सब ने कोरोना के संक्रमण के महामारी के दौरान जिस प्रकार से हमारे राज्य कर्मचारियों ने भाग लिया है, मैं समझता हूँ कि आप स्तुतनीय हो, वंदनीय हो, अनुकरणीय हो, और आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं मानता हूँ कि इस देश के और खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के संचालन में हमारे राज्य कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और विषम परिस्थितियों में भी राज्य कर्मचारी संकट काल में सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मैं श्री सुशील कुमार बच्चा भैया से उनके टिप्पणी लेना चाहूंगा, क्योंकि वो सामाजिक कार्यों में भी बहुत सम्मिलित रहते हैं, तो आप अपनी बात रखें भैया, अच्छा लगेगा। तो बहुत प्रणाम। बच्चा हूँ, सबका नाम नहीं लूंगा, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं संवाद में कुछ बातें रखना चाहूंगा, और संवाद शुरू करने से पहले मैं 4 पंक्तियां मुकुल महान जी हास्य कवि की याद आ रही मुझे कहना चाहूंगा। जिंदगी में जब कभी घनघोर अंधियारा लगे, जिंदगी में जब कभी घनघोर अंधियारा लगे, सत्य का अस्तित्व भी झूठ के द्वारा लगे, तुम न घबराना जरा भी, स्वयं पर विश्वास रखना, यह विवेकानंद का दर्शन हमेशा याद रखना, हमेशा साथ रखना। बहुत सुंदर बच्चा जी, वाह वाह वाह। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, राज कर्मचारी महासंघ के चैनल पर यहाँ पधारे और हमारे राज कर्मचारी महासंघ की बात स्वीकार की, उन्हें मैं आभार प्रकट करता हूं। सर्वेश जी को भी आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी ने चैनल शुरू कराया है, मीडिया प्रभारी क्षितिज जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। मैं तो भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी तन मन धन लगाऊंगा इसमें, और जुड़ रहा हूँ, सबको जोड़ने का प्रयास भी कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छी बात कह रहे थे कि जो है कि जो प्राइवेट स्कूल के लिए 2019 से फीस नहीं बढ़ी है। सर्वेश जी ने बहुत अच्छी बात उठाई थी। ये बात अच्छी इसलिए उठाई, अब उनका भाई शिक्षा मालिकों का पूरा मेंटेनेंस बच रहा है, तो कुछ राहत मिल जाए 1-2%। भाई प्राइवेट में बहुत लोग बच्चे 90% लोग पढ़ भी रहे हैं, सरकारी स्कूल में बहुत कम लोग जा रहे हैं, तो कुछ मेंटेन बचेगा। भाई लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, सब तो खर्चा हमें गार्जियन खुद बैठता मेरा है। हाँ, तो टीचर की तनख्वाह भी नहीं बढ़ाए हैं 2019 से, या टीचर तनख्वाह बढ़ा दो, उनका फायदा हो जाए, भैया हमारा ना बढ़ाओ, सीधी बात, उनका लाभ मिले। तो वो शिक्षा मालिक बढ़ा भी नहीं रहे, तो सर्वेश ने बहुत अच्छी बात उठाई डॉक्टर साहब सामने। मैं डॉक्टर साहब से को बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने जो है माध्यमिक के छात्रों को, हाई स्कूल के, इंटर के बच्चों को सुरक्षा की दर से उनको उत्तीर्ण करा रहे हैं। अब रिजल्ट आ जाएगा, सबको पास कर रहे हैं। ये अच्छा कदम उठा, कोरोना के चलते बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं तो ये भी डॉक्टर साहब से अनुरोध कर, डिग्री कॉलेज के जो फाइनल के छात्र हैं उनको भी उत्तीर्ण कर दिया जाए, कि कोरोना अभी चल ही रहा है, सितंबर फिर लहर आएगी, फंगस भी चल रहा है। तो इस सब बातों को ध्यान रखते हुए सरकार से अनुरोध भी करता हूँ, डॉक्टर साहब शिक्षा मंत्री भी हैं,
तो कम से कम उन बच्चों को भी पास कर दिया जाए। और एक बार, मैं कर्मचारी नेता हूँ भाई, डॉक्टर राजनेता है, हम कर्मचारी नेता हैं, हमारे क्या गुरु भाई एक रहे हैं यूनिवर्सिटी में, इनके गुरु हमारे गुरु एक रहे, डॉक्टर सियाराम जायसवाल साहब को मैं प्रणाम भी करता हूँ। ये राजनेता हो गए, हम कर्मचारी नेता हो गए, वो शिक्षक भी हैं, कर्मचारी हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अकाउंट अफसर हो गया हूँ डॉक्टर साहब आप सबकी कृपा से। तो मैं ये बात कहना चाहूँ, कर्मचारी भाई, कर्मचारी समस्या का कर्मचारी नेता तो उठाना हमारा कर्तव्य भी है कि डीए देखिए, डीए 1.5 साल से रुका, जनवरी 2020 से रुका हुआ है भाई। हमारे निम्न क्लास के कर्मचारी भी हैं, मध्यम क्लास के निगम कर्मचारी हैं, निगम को तो 4था 5वां वेतनमान मिल रहा है, हम तो 7वां पा रहे हैं, वो तीसरा 4था 5वां जी रहे हैं, और कभी कोई तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। तो उनका मैं चाहूंगा कि ये छोटे तबकों को डीए की बहुत आवश्यकता है। तृतीय श्रेणी है, चतुर्थ श्रेणी है, तो डीए बहाल हो भाई। डीए हमने सरकार को दिया था भाई, उसमें कोरोना काल की आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री को पैसे जरूरत थी, जनता को जरूरत थी, तो जनता में हमने इतना योगदान दिया है, कर्मचारियों हर कर्मचारी ने योगदान दिया है। तो अब बहाल हो जाए छोटे कर्मचारियों के लिए। पेंशनर तो भाई कोई पेंशन पा रहा है, कोई फैमिली पेंशन पा रहा है, तो फैमिली पेंशन तनख्वाह तो बहुत कम मिलती है, उनका डीए बहाल हो, फिर सरकार में खुशी के लिए सरकार की वाहवाही भी होगी। अब भाई 1.5 साल तक हम लोग सरकार को अनुदान दिया है, सब कुछ दिया है, हमारे पैसे सब भाई सामाजिक कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, अच्छी बात है, समाज का बहुत रोल भी रहता है। मैं तो ये बात और कहूँगा, सर्वे जी बैठे हुए हैं, जी सब लोग बैठे हैं, देखो अब एस्मा लागू है 1.5 साल से कोरोना को चलते, अब कोई हड़ताल हो नहीं सकती है, रोक लग गई है। तो ये जो चैनल शुरू किया है आदरणीय पांडे जी ने, क्षितिज जी ने, हम सब ने मिलकर ये काम किया है। तो देखो, हड़ताल करो या कुछ भी करो, अंततः वार्ता से ही कार्य होते हैं। जहाँ घर में बैठ के वार्ता कर लो 4 लोगों में, या हड़ताल करके वार्ता कर लो, वार्ता से हल ही निकलता है। भाई पांडे जी, हम लोग आंदोलन करते हैं, फिर वार्ता के लिए प्रमुख सचिव मंत्री को बुलाते हैं, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, वार्ता से हल निकल जाता है, विसंगतियां दूर हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा चैनल है। तो इनमें जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि ये सामाजिक संगठनों को भी जोड़ वार्ता किया करें। इस चैनल तो समाज के लोगों को बुलाता भी है, जोड़ भी रहा है, तो इससे हल भी निकलेगा और जो है हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अंततः हड़ताल भाई पीड़ित होते हैं तभी हड़ताल करते हैं, हड़ताल की आवश्यकता है, इसमें तो लागू है, हड़ताल कहीं नहीं सकते, हड़ताल करेंगे तो भाई कार्रवाई हो जाएगी। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे गुरु भाई भी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, ये मुख्यमंत्री से बात करें, सब लोग वार्ता करें, जो भी विभाग जुड़े हुए हैं, जो मंत्री जुड़े हुए हैं, उन विभागों के विभागीय संगठनों से बात करें, राज्य कर्मचारी महासंघ से बात करें, सामाजिक संगठनों से बात करें, तो ऑटोमेटिक विकास कार्य हो जाएगा, हड़ताल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी पांडे जी ने बहुत की है, और कि जो है वेतन विसंगतियां, पेंशन के बाद सब कुछ कह ही दिया है, और बाकी जब अध्यक्ष जी ने कह दिया तो हमने भी वही बात कह दी है। मैं बहुत बहुत डॉक्टर साहब का, आप सबका, चैनल का धन्यवाद देता, आभार प्रकट करता हूँ, और क्षितिज जी का विशेष आभार प्रकट करूंगा। ये बराबर चलाते रहे, इसमें सबको जोड़ें। ये देखो, जनहित में कार्य कर रहे हैं, तो जनहित में भाई कर्मचारी नेता है, तो एक कार्य करने की इच्छा जाहिर हुई है, ये कार्य किया जाए। तमाम संगठन सो रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं, तो हमें करना है भाई। कोई तो निकले, कोरोना काल में तमाम मृत्यु हुई, सब कुछ हुआ भाई, हमारे परिवार हुआ, तुम्हारे परिवार, डॉक्टर साहब स्वयं संक्रमित हुए, हमारे अध्यक्ष जी स्वयं संक्रमित हुए, पूरा परिवार हुआ, फिर आगे कोरोना योद्धा बन के। अच्छी बात है भाई, देखो मरना सबको एक दिन है, हमको भी मरना, सबको मरना एक दिन जाना है, मगर कुछ करके जाओ तो अच्छा लगे। क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, शर्त है कि तुम कुछ कहो तो सही, मैं भगीरथ से आगे चलूंगा, मगर तुम पतित पावनी सी बहो तो सही, तुम पतित पावनी सी बहो तो सही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनसंवाद से जुड़े हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के चैनल का ये जनसंवाद कार्यक्रम आप सभी को बहुत बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी विषय को हम सरकार के सामने उचित माध्यम से पहुंचा सकते हैं, तो कृपया हम तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, हमें मेल करें, हमें मैसेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, हिट रहिए, फिट रहिए।